नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और उनसे भी आग्रह करिए कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारा वीडियो उन तक पहुंच सके और उनकी राय, जैसे आपकी राय हमें मिले, उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। चुनावी बिगुल तो बज ही रहे हैं विधानसभाओं के, 5 विधानसभाओं के लिए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि महिला विरोधी पार्टी कौन है? आप पूछेंगे इस महिला विरोधी कैसे कोई हो सकता है? देश में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को रहते हुए, जहां देश के हर हिस्से में महिलाओं की पूजा की जाती हो, देवी के रूप में पूजा की जाती हो, उनको इतना महत्व मिलता हो, इसमें महिला विरोधी कैसे हो सकती है? लेकिन है। क्यों? जब भी संसद विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मुद्दा आया तो कुछ पार्टियां कुछ तकनीकी आधार पर इस जाति को भी मिलेगा तो नहीं, इसको मिलेगा तो नहीं, मतलब लगे भी नहीं कि विरोध है, लेकिन विरोध इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो हमारे सिर पर बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने जो संकल्प पहले से किया हुआ था, उन्होंने बाकायदा जो परिवर्तन करके संसद में ये पास ही करा लिया था कि भाई ठीक है, महिला आरक्षण 33% होगा, जो पहले की कोई सरकार नहीं कर सकी थी। देखिए, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में पास ही नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में केवल इन्होंने पास कर लिया, फिर लोगों ने कहा देखिए ये पास कर लिया आपने संसद में बहुमत से, सबको विरोध थोड़ा सा हुआ, नहीं हुआ और आपने कर लिया क्योंकि आपका बहुमत है एनडीए का, लेकिन आप लागू नहीं करना चाहते, ये तो खाली हवा दिखा रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये हुआ कि जनसंख्या दोबारा जब होगी 2011 के बाद होना है तो उस जनगणना के बाद ही ये लागू होगा, इसलिए टाल देंगे आप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से अपना दिमाग बना रखा था कि कब इसे लागू करना है और कैसे आगे बढ़ना है, जैसे उनकी रणनीति रहती है और उनकी पार्टी की भी रहती है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपके गृह मंत्री अमित शाह तो सारा इस तरह के जो आयोजन होते हैं, या कहिए कि जिसको कह सकते हैं कि कानून बनना है, चाहे कश्मीर में 370 खत्म करना था तो ऐसा तो नहीं है ना, तलाकशुदा वाला पर तलाक को ख़त्म कराना था, तो मुस्लिम महिलाओं को उससे सुरक्षित करना था, बचाना था, तो इसलिए कि तलाक वाला व्यवस्था को ख़त्म करना है, तो उसके लिए पहले से तैयारी की गई। ऐसे ही तैयारी की गई और अब घोषणा कर दी गई कि संसद का विशेष सत्र, मतलब वैसे तो 17वां साल पूरा हुआ नहीं था, जब चाहे उसको बुला सकते हैं, 16 से 18 अप्रैल को बाकायदा जो पहले किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो पहले से पारित है 33% के लिए, उसे लागू करने के लिए बाकायदा उसमें अमेंडमेंट करके कि उसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू कर दिया जाए। क्यों इंतजार करें कि जनगणना होगी? वो तो अंदाज मोटा लगता रहता है, ठीक है, उसको लेकर विवाद हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, कोई जैसे मतदाता सूची को लेकर होता है। तो जो कुछ है उसमें से ही चुनाव 2029 के लिए एक नया क्रांति 2026 अप्रैल में होने जा रही है, क्योंकि भारत में ये दुनिया का एक ऐसा अकेला देश होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एक साथ भारत की लोकसभा में भी होंगी और उसी तरह से विधानसभाओं में भी होंगी। 33% आरक्षण केवल लोकसभा के लिए नहीं है, विधायिकाओं के लिए भी लागू हो रहा है। इससे आप अंदाज लगाइए। पंचायतों में होने से जो क्रांति और जो लाभ हुआ है उसकी चर्चा मैं अलग करूंगा। फिलहाल अभी इसकी बात यह है कि अभी है 543 सीट्स, 543 अभी स्थान है लोकसभा में, और वो बढ़ करके कितनी हो जाएंगी? 816। अब आप बताइए, संख्या बढ़ने वाली है, 273 बढ़ जाएंगी। 816 जब हो जाएगा लोकसभा में, और इसीलिए जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें
भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित किया था कि जब सीटों का आगे जब और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो उसमें और स्थान पहले से रखा गया है लोकसभा में। ऐसा नहीं कि साहब संसद में बैठेंगे कहाँ, खड़े रहेंगे क्या? महिलाओं को लाएंगे और उनको खड़े रहने कह देंगे या पुरुष खड़े रहेंगे, तो उसका स्थान भी पहले से है। पूरा एक इंतजाम, एक बहुत बड़ी बात जो होने वाली है, जो पहले पिछले 75 वर्षों में जो नहीं हो पाया, वो सब लगातार जो करने का संकल्प है उसे करके दिखा देना, ये महिलाओं के लिए, विश्व के लिए एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, वैसे जो स्थिति है 2024 में 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें मात्र 76 महिलाएं हैं ही आ पाई है। पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो ये सही है कि महिलाओं की बात सभी पार्टियां करती है, सरोजिनी नायडू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेकर, मैंने कहा ना, आज़ादी के बाद से लगातार एक से एक महिला हमारे यहाँ नेताएं रही हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी रही है, प्रतिभा पाटिल भी रही हैं, और इस समय भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, शीर्ष पदों पर तो पहुंची हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए संसद में वो नहीं है, और इसलिए उस इतिहास को नया अध्याय लिखा जा रहा है। चर्चा इस पे पहले हुई होगी, लेकिन मैं उन मुद्दों को बात करना चाहता हूँ जिससे पता चले कि लोग, पहले भी आपत्ति आती थी, जब भी कितने वर्षों से इसकी चर्चा होती थी, कितनी बार कमेटियां बैठी, अभी भी कह देंगे जॉइंट पीसी को कमेटी को भेज दीजिए ताकि टागड़ आ जाए। लेकिन संसद में इस समय भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों का, भारतीय जनता पार्टी का तो है ही भारी बहुमत, फिर भी उनके सहयोगी दलों को मिलाकर मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए, उसकी बहुमत अच्छा खासा बहुमत है। इसलिए उसे पास करने में कोई विरोधी, जब तक वो बिल्कुल ही जैसे तोड़फोड़ करते हैं, जिसको कहते हैं नंगा नाच करने वाले बाहर करवाते हैं, इसको कहते हैं हमारे शेर बबर ने जाकर के भारत मंडपम में जहाँ उनको शोभा बढ़ाना चाहिए था, मंडप में कोई जाता है तो अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे सिर पर कुछ टोपी लगा करके जाता है, वहाँ कपड़े उतरवा दिए और कहा कि मेरे बब्बर शेर है, दुनिया के सामने हमने दिखा दिया कि यहाँ के अपोजिशन पार्टी के नेता कितना समझते हैं। तो संसद में ऐसी तोड़फोड़ न करें, संसद को चलने में बाधा कितनी डालें, यदि नहीं करें और कैसे करेंगे, साबित करेंगे क्या कांग्रेस पार्टी कि हम इसके विरोध में हैं? सोनिया गांधी तो राज्यसभा में आज भी बैठी हैं, प्रियंका गांधी तो लोकसभा में हैं, तो क्या आप लोकसभा में, राज्यसभा में जो हैं पहले से आपकी महिला नेत्रियाँ और भी महिलाएं हैं, और देश में जो महिला मतदाता हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल में वो तो आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उसके पहले जो भी उनकी महिला सदस्य है, एक से एक पुखर है, विवाद हो, कितने ही गंभीर हों, झगड़े हों, उसके बाद भी अभी तो महिलाओं ने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया था, कम संख्या होते हुए भी, तो वो कैसे विरोध करेंगी? तो सवाल यह है कि विरोध, लेकिन हाँ, विरोध करने वाले हैं। मैं आपको अभी से इसीलिए कह रहा हूँ, मैं सवाल इसलिए उठाया। अब आइए मैदान में विरोध कैसे करेंगे, किस तरह से, ताकि श्रेय कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। एक ही राहुल गांधी का नारा है कि कोई श्रेय, कोई अच्छी चीज का भारत में कुछ दिखाई न दे, सूरज उग रहा हो, चांद चमक रहा हो, लेकिन कहे कि नहीं जी, सब कुछ अंधेरा है, भारत डूब रहा है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, अडानी, अंबानी और मोदी, बस इन्होंने, उनकी वजह से कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हवाई अड्डा उनको नहीं दिखता है, विशेष विमान जाते तब भी उनको हवाई अड्डा नहीं दिखते हैं, उनको रेलगाड़ियाँ जो आधुनिकतम हो गई है वो नहीं दिखती हैं। तो संसद में कैसे देखें कि महिलाएं आ जाएंगी, तो फिर क्या होगा? कहीं प्रियंका गांधी का भी, तो भाई आप, प्रियंका गांधी भी तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार अपने को देखती हैं, खाली राहुल गांधी थोड़ी देखते हैं। उनकी पार्टी तो कहती है कि आप प्रियंका को सौंप दीजिए गद्दी, तो जल्दी आप सफल मिलेंगे। लेकिन कैसे छोड़ेंगे? मानसिकता तो वहां भी यही है कि राज तो राजकुमारी कर सकता है, राजकुमारी कैसे करेगी? ऐसी स्थिति में करेंगे तो क्या तरीका क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे बाधा डाले, उसका थोड़ी टिप्पणी आने लगी है। अभी इंतजार क्यों नहीं किया, अभी नई जनगणना को देरी की आपने, आपका इंटेंशन बुरा था, जो चुनाव आयोग को कहा गया,
पूरा इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतना बड़ा मंत्रालय है, जनगणना के लिए जो मशीनरी और ऑटोमेटिक कैसे हो, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको खुद अब तो डिजिटल से भरने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन वो इतनी लंबी चलेगी, साल भर लगेगा, 2 साल उसके बाद पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका इंतजार न करके ये बिल पास हो जाएगा। और इसलिए आप देखिए कि इस समय करीब 4166 4166 में सिर्फ 464 ही, मतलब पूरे देश में यदि आप देखें लोकसभा और विधानसभाओं में मिला करके सिर्फ इतने ही सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहाँ 4600 से ऊपर और कहाँ सिर्फ 464। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पार्टियां, अभी तमिलनाडु चुनाव में जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने महिला खड़ा ही नहीं किया। जहाँ जयललिता जैसी मुख्यमंत्री रही हैं, वहाँ चुनाव के मैदान में उम्मीदवार ही नहीं खड़े करे, ऐसी पार्टियां भी हैं। उसमें मैं नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो, बताया जो गया है कि भाई उन्होंने भी अभी नहीं किया उस तरह से, क्योंकि वहाँ तो उनका चूंकि उपस्थिति नाम मात्र की है, पहले भी कोई बढ़ नहीं। लेकिन हाँ, डीएमके है, कांग्रेस है, ऐसी बड़ी पार्टियों ने महिलाओं को कितना प्रतिशत दिया है और पहले भी कितना देते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कही है, सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष बनी, उमा भारती चीफ मिनिस्टर बनी। ये कहा जाता है भाई भारतीय जनता पार्टी संघ वाले तो महिला विरोधी है। वही संघ के हिंदुत्व के विचार से ज़्यादा उनसे उमा भारती ज़्यादा कौन हो सकता था। वो कितनी ऐसी और भी महिलाएं जो साध्वी भी हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी कितनी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिली है। सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रहीं, केंद्र में कितने ही पदों पर मंत्री रही, विदेश मंत्री रही अंत में, बाद में भी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि नहीं किया। ये ठीक है कि कांग्रेस में भी जिस तरह से रहा, कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी रहीं, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद ऐसे कितने नेताओं को बड़ा महत्वपूर्ण पद मिले, जिसको आप कह सकते हैं कि शीला दीक्षित बन सकती थी उपराष्ट्रपति, कहाँ बनाया उनको। मोहसिना किदवई का भी कल निधन हुआ, और वो तो उनको मैंने उस समय जब 77 में, जिस समय पूरी पार्टी बाद हारने का जब मौका आया था, तो उन्होंने शेरनी की तरह से वो जीत के आई थी कांग्रेस समर्थन में। तो मोहसिना किदवई को तो नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम दिया, पद नहीं दिया। बहुत अल्पसंख्यक समर्थक है ना कांग्रेस पार्टी, क्या किसी महिला को उन्होंने बनाया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? हाँ, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी जरूर, वो भी महाराष्ट्र की अपनी राजनीति, और उसमें अभी वर्धन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने फुट डाउन किया। उसके बाद गठबंधन का ही एक दबाव भी था और महाराष्ट्र की अस्मिता की बात थी, इसलिए प्रतिभा पाटिल बनी। अन्यथा कांग्रेस में भी कई लोग उनका विरोध करने वाले थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो बाद में। इसलिए मेरा कहना है कि जो पार्टियां नहीं देती थी, एक सबसे अच्छी बात यह है कि पंचायतों ने इस बात को साबित किया। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई जगह उनको देखा भी है। मैंने आप ही देखे कि करीब 24 लाख पंचायतों में पंच हैं, उनमें से 12 लाख महिलाएं हैं, 50% वहाँ पर हैं। और इसलिए कई, आप छत्तीसगढ़ कहिए, हरियाणा जैसा राज्य कहिए जहाँ कंजर्वेटिव में, इसलिए ऐसे बताओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदिवासी जैसे इलाके हो, उड़ीसा हो, मैंने आप जो संपन्न और ज़्यादा है, चलिए महाराष्ट्र गुजरात में आप कहेंगे वहाँ तो जागरूकता है भाई, लेकिन जो बहुत ऐसे पिछड़े गरीब, बिहार, वहाँ महिलाओं की उपस्थिति 50% होने से ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छा काम हुआ, भ्रष्टाचार भी कम से कम हुआ। और पहले ये कहा जाता था एक समय में, इसमें मैं मानता हूँ कि तो पहले से व्यवस्था हो गई थी, उसमें भाजपा से पहले से ये प्रावधान हुआ, भाजपा भी उसमें शामिल रही है उस समर्थन में, और उसके ही समर्थक बहुत सारे आ गए, इसीलिए आज वो राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। लेकिन उसके पहले ये जरूर कहा जाता था कि पति चलाता है, वो नाम सरपंच बन जाएगी महिला, लेकिन चलाएगा तो पति, आज पुरुष ही चलाएगा। अभी भी कई जगह, अब जैसे कहा था, कई नेताओं के लिए कहा जाता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हों, वो कहाँ साहब वहाँ तो महिला उनकी मैडम की चलती है, तो न पद पर होते हुए महिलाओं की चलने वाली है। ऐसे ही जले कि गाँव की उनको लगाता है, भाई ये घूंघट निकालने वाली है, कहाँ से आ गई, हमें डिसाइड करेंगे, तो उनका पति आदेश देगा, वही दस्तखत करना। अब लेकिन बड़े पैमाने पर पंचायत स्तर पर भी महिलाएं शिक्षित होकर डिजिटल से काम कर रही,
मैंने देखा है हरियाणा ऐसी जगह में भी, छत्तीसगढ़ में, वो मोबाइल से उसका कैसे सफाई का पूरा वो रिपोर्ट कैसे बन रही है, वहाँ कितने लोगों को लिए कहाँ पर क्या योजना में क्या खर्च हो रहा है, वो हिसाब किताब मोबाइल से कर रही हैं। आदिवासी इलाकों में भी ये पंचायतों में जो भारत में क्रांति हुई है, उस डिजिटल क्रांति से तो विदेशी बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आकर के हतप्रभ है। स्वरोजगार जो हुआ, लखपति दीदी करोड़पति दीदी का भी प्लान मोदी ने कर दिया है। सॉरी। ऐसी स्थिति में आप ही देखिए कि महिला आरक्षण का बिल ला करके एक संसद में अच्छा प्रतीत हो, उसके बाद कितने मंत्री बनेंगे ये अभी तय नहीं है, वो पहले से कुछ प्रावधान है कितना % हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि पद से अधिक ही होगा कि संसद में यदि उनकी उपस्थिति होगी 273 की यदि उपस्थिति हो जाएगी तो संसद का एक दृश्य अलग होगा। बोलने का समय भी क्या, समय ज़्यादा संसद चलना चाहिए, अब वो चलने देना चाहिए, जो विरोधी पक्ष है वो चाहता है कि चले ही ना। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज में महिलाओं को आरक्षण से जो लाभ मिल सकता है वो दूसरे आरक्षण और जातिगत, धार्मिक, सांप्रदायिक या ऐसे किसी आधार के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि लोकसभा में, विधानसभाओं में, और विधानसभाओं की जहाँ तक बात है, इस तरह का यहाँ पर जब विधेयक कानून पास होगा तो उसे विधानसभाओं में भी 50% में, मैंने 50 जो राज्य हैं, तो अब उनमें क्या होगा कि भाई लगभग 19 राज्यों में एनडीए का बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी तो है ही कई राज्यों में, उसके सहयोगी दलों का। तो अब ऐसी स्थिति में जो 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित राज्य हैं, ऐसी स्थिति में जब आपके पास है ही 19 राज्यों में, तो आपका है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी सरकार है, मैंने बहुमत है आज की तारीख में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से भी चाहे बंगाल के चुनाव हो जाएंगे, केरल के, तमिलनाडु के हो जाएंगे, केरल के हो जाएंगे, तब भी कोई स्थिति तो बहुत बदलेगी नहीं। और ऐसी स्थिति में ये विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में ये कानून लागू होकर रहेगा और 2029 से संसद और उसके बाद विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे उनमें भारत का एक नया महिला नेतृत्व सामने दिखाई देगा। महिला वंदन, उनको प्रणाम, शुभकामनाएं। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।